गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तहसीन फ़ातिमा आपकी नागरिक शास्त्र की अध्यापिका हूँ। मैं आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम सब लोग विद्यालय नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जिसका कारण आपको भी मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना यानी कोविड-19 नामक महामारी फैली हुई है, जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। इस महामारी के कारण ही हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे भारत देश में लॉकडाउन कर दिया है, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इसके बचाव के लिए हम सबको घरों में रहना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। लम्हे बहुत देखे हैं, ये लम्हे भी बीत जाएंगे। छोटी छोटी बात पर अमल करो, फिर हम सभी जीत जाएंगे। किसी का हाथ छूना नहीं है, पर किसी का साथ छोड़ना नहीं है। हमारा और आपका साथ ना छूटे, इसीलिए अब हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। तो इसी के साथ मैं आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाना शुरू करती हूँ। लेकिन नागरिक शास्त्र पढ़ाने से पहले मैं आपको नागरिक शास्त्र के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। नागरिक शास्त्र में हम एक अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ सकते हैं, यानी नागरिक शास्त्र के माध्यम से ही हम अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में उन्नति के साथ सफल होते हैं। मानव जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाज में कौन रहता है बच्चों? मनुष्य। शाबाश। समाज में मनुष्य रहता है, यानी मानव रहता है, वो एक नागरिक है। नागरिक शास्त्र अंग्रेज़ी भाषा के सिविक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों यानी सिविक्स तथा सिविटास से हुई है। इनमें सिविक्स शब्द का अर्थ नागरिक तथा सिविटास का अर्थ नगर है। यहाँ पर नगर से तात्पर्य नगर राज्य से है, अतः इसका शाब्दिक विश्लेषण ये हुआ कि नागरिक शास्त्र का तात्पर्य है कि नगर राज्य में निवास करने वाले नागरिकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विचार करना ही नागरिक शास्त्र का अर्थ है। S.B. पुताम्बेकर के अनुसार नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। बच्चों, ये आपके चैप्टर का जितने आपके ये फर्स्ट ईयर में जो आपका कोर्स है, उसका जो चैप्टर है वो आप लोग इसमें देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने के लिए टॉपिक मिलता है तो आप उससे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा खंड आपका है राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत बेटा देख लीजिए क्या क्या चैप्टर है। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय है, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति और विकास, ये चैप्टर है। तो ये आपका पूरा कोर्स है फर्स्ट ईयर का। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे संविधान। क्योंकि मेरा सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है संविधान क्यों और कैसे। तो बच्चों, मैं आपको संविधान के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी, जैसे कि संविधान क्या है। तो संविधान किसे कहते हैं? यानी हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिन्हें कि हम संविधान कहते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कि हम संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान की आवश्यकता। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था कुछ आधारभूत नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होती है और इन नियम और सिद्धांतों के संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। इसका अर्थ है संविधान अंग्रेज़ी भाषा कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेज़ी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे या उसकी बनावट के लिए किया जाता है, उसी प्रकार संविधान के ढांचे और संगठन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा यानी लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधान किसी राज्य अथवा राष्ट्र के वे नियम होते हैं जो शासन के स्वरूप तथा उसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। फिर है संविधान की आवश्यकता को हम कई बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों आपका संविधान तालमेल बढ़ाता है, यानी संविधान राष्ट्र के अलग अलग लोगों के वर्गों में तालमेल बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक साधन है। और राष्ट्र में लोगों के चाहे कितने ही वर्ग क्यों न हो, फिर भी संविधान सभी वर्गों के लिए साझा होता है। दूसरा है आपका निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं, यानी संविधान वास्तव में निर्णय निर्माण शक्ति की व्यवस्था करता है। राष्ट्र के शासन संबंधी प्रत्येक निर्णय उस शक्ति द्वारा ही लिए जा सकते हैं।
या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय लेती है जो संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय को असंवैधानिक ठहरा देता है। फिर है आपका तीसरा है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यानी सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उल्लंघन ना कर सके। फिर उसके बाद है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। संविधान एक ऐसी कानूनी दस्तावेज है जिसमें समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों का वर्णन किया जाता है। संविधान के दायरे में रहकर सरकार समाज की आकांक्षाओं और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत रूप से अग्रसर और प्रयत्नशील रहती है। फिर पांचवा टॉपिक है आपका राष्ट्र की बुनियादी पहचान, यानी संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है जो संबंधित राष्ट्र को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और संविधान की व्यवस्थाओं से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण किया गया है उस राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है। फिर आपका छठवां पॉइंट है देश का सर्वोच्च कानून, यानी किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। कोई भी अन्य कानून, संविदा या प्रलेख संविधान के उच्च नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अनुसार निर्मित कानून का पालन करने के लिए बाध्य होता है। देश का शासक या कोई अन्य व्यक्ति संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सातवां पॉइंट है बच्चों कानून के शासन से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत देश का शासन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छानुसार अपितु संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही चलाया जाता है। आठवां आपका है सरकार के गठन की जानकारी देना, यानी किसी भी देश के संविधान के द्वारा उस देश द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के गठन की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है कि सरकार का गठन किस प्रकार का है, यानी कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। ये जानकारी भी बच्चों सबको होनी ज़रूरी है। फिर नवा और आखिरी आपका है सरकार के स्वरूप का निर्धारण, यानी किसी भी देश का संविधान उस देश के द्वारा अपनाई जाने वाली शासन व्यवस्था का निर्धारण भी करता है। बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अब हम लोग कल जानकारी हासिल करेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना और उसको बनने में कितना समय लगा।